सुमित पहाड़ों पर जो खंडर होते हैं उन पर रिसर्च कर रहा था और इसके लिए वो एक सेमिनार में इन पहाड़ों में आया हुआ था। वो पुराने खंडरों की रिसर्च करता था। कागज़ों पर उसका दिमाग इतिहास और तथ्यों में उलझा था, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा था। उसकी सोच बार बार उन पुराने खंडरों की अजीबोगरीब कहानियों पर जा रही थी। क्या थी वो कहानियाँ, ये जानना चाहेंगे आप। सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माई चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से लाया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी, और स्टोरी का नाम है खामोश रात का राज। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ खामोश रात का राज। सुमित ने कुछ देर सोचा और फिर उसे एक कहानी याद आई जो उसे नारायण सिंह ने सुनाई थी। एक कहानी जो ठंड से ज़्यादा बेहद डरा देने वाली थी। नारायण सिंह ने सुमित को बताया था कि मैं एक लापरवाह और निडर लड़का था। बूढ़े नारायण सिंह ने झुर्री भरी मुस्कान के साथ कहा था, लेकिन सुमित, मैं तुम्हें सच बताऊं तो ऐसी निडरता अक्सर मनुष्य को ऐसी जगह ले जाती है जहां पर वो डर जाता है बहुत बुरी तरह, और फिर वहां से निकलने में उसे बड़ी मुश्किल होती है। उन्होंने धीमी आवाज़ में आगे कहा, बचपन में कुछ दिनों के लिए मैं उत्तराखंड अपने चाचा के पास रहने के लिए आया था। ये बहुत पुरानी बात है और उन दिनों पहाड़ों के बीच बने एक पुराने सरकारी भवन में वो काम करते थे। इतना कहते ही बाहर हवा और तेज़ हो गई और सुमित को जैसे लगा कि कहानी अब दोबारा शुरू से अपनी शुरुआत कर रही है। बर्फ़ से ढकी ये पहाड़ियाँ जहाँ रात होते ही पहाड़ सांस लेने लगते हैं और पुरानी गलियाँ बीते ज़माने की फुसफुसाहटों से भर जाती हैं। नारायण सिंह के चाचा उन दिनों एक बढ़ई के तौर पर काम करते थे। ठंड से सुन्न होती उंगलियां में वह अंग्रेज़ों के लिए फर्नीचर बनाते थे और उसी वजह से उन्हें आम लोगों से कहीं ज़्यादा पैसा मिलता था। क्योंकि नारायण सिंह छोटे थे, उनकी शरारतें और बेखौफ सवाल जल्द ही उनके चाचा के सब्र को तोड़ने लगी थीं। कई रातों की चेतावनियों के बाद आखिरकार एक बर्फीली सुबह उनके चाचा ने उन्हें गांव वापस भेजने का फैसला कर लिया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, नारायण सिंह सुमित को देखकर अजीब मुद्रा में बैठ गए और बोले। सुनी हुई बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, वो तस्वीरें बनकर उनकी आंखों के सामने उतर रही थीं। और वो बोले, यानी कि नारायण सिंह के चाचा, तुम कब वापस जाओगे? ठंडी आवाज़ में चाचा ने पूछा। चाचा जी, मुझे नहीं पता, शायद आज या कल, नारायण सिंह ने धीरे से कहा। लेकिन चाचा जी, मैं बस एक बार वो सड़क देखना चाहता हूँ जहाँ पर वो अंग्रेज़ लोगों के, यानी कि अंग्रेज़ साहब के घर बने हुए हैं, और उसके पास वो जगह है जहाँ पर वो अक्सर कोई नाटक देखते हैं। ये सुनते ही उनके चाचा रामस्वरूप ने वो प्लास नीचे रख दिया जिससे वे काम कर रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और दया भी। वो इस लड़के को कितनी बार समझा चुके थे कि साहब और मेम साहब को पास से देखना कोई खेल नहीं है, खासकर उस सड़क पर। तुम्हें समझना चाहिए लड़के, रामस्वरूप ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। ये रोड सिर्फ गोरे साहब और अमीर शाही हिंदुस्तानियों के लिए है, लेकिन चाचा जी, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, नारायण सिंह ने जिद की। ये सुनते ही रामस्वरूप का सब्र टूट गया। उसने जवान लड़के के कंधे पकड़ लिए और उसकी पीठ पर जोर से दबाते हुए गरज उठा, क्या तुम नहीं सुनोगे जो मैं तुम्हें पिछले एक हफ्ते से समझा रहा हूँ? तुम बड़ों की बात मानना सीख लो। वो सड़क हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। उनकी आवाज़ में डर घुल चुका था। तुम उन्हें नहीं जानते, वो तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम अपनी ज़िंदगी में फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाओगे। लेकिन नारायण सिंह की आंखों में अब भी जिद की चमक थी। चाचा जी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आप मुझे यूं ही डरा रहे हैं और मन घड़ंत बातें बना रहे हैं। मैंने देखा है, बहुत सारे हिंदुस्तानी भी वहाँ जाते हैं। मैंने इसके बारे में सुना भी है। उस पल कमरे में जल रही लालटेन की लौ कांप उठी। अब रामस्वरूप को ऐसा लगा कि इस लड़के की यह जिद इसे भारी परेशानी में डालने वाली है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच पुरानी सड़क पर सन्नाटा जम चुका था। हवा इतनी ठंडी थी कि हर शब्द भाप बनकर हवा में घुल जाता था। तभी रामस्वरूप की आंखों में गुस्सा चमक उठा, क्योंकि उसको इस लड़के की बातें याद आ रही थीं। उसने कहा, देखो लड़के, कड़क आवाज़ में कहा, जो हिंदुस्तानी वहाँ जाते हैं और साहबों के साथ चलते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते। फिर बाहर बर्फ गिरने की आवाज़ तेज़ हो गई।
और ठंडी हवा की भी। वो अच्छे कपड़े पहने हुए शाही लोग होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद की तुलना उनसे करने की? रामस्वरूप की नज़र नारायण सिंह के मैले कपड़ों पर टिक गई। खुद को देखो और अपने कपड़ों को भी। उसकी आवाज़ में नफरत खुल गई। तुम एक गरीब पहाड़ी लड़के हो। पिछले 2 महीनों से तुमने यही कुर्ता पजामा पहन रखा है, समझ रहे हो? और हफ्तों से नहाए भी नहीं हो। लालटेन की लौ कांप उठी। जैसे ही तुम्हें वहां देखा जाएगा, उसने गुस्से में कहा, तुम्हें घसीट कर बाहर निकाल दिया जाएगा। नारायण सिंह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो सच में उस सड़क को देखना चाहता था और उसी पल उसके दिमाग में एक खामोश सा प्लान आया। और उसने सोचा कि वो रात में जाएगा, जब बर्फीली हवा सड़कों को खाली कर देगी, जब कोई साहब और मेम साहब नहीं होगा। कम से कम वो इस रोड के आसपास एक नज़र तो डाल पाएगा। उसके होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान उभरी। क्या सोच रहे हो? उसके चाचा ने शक भरी नज़रों से उसे घूरते हुए कहा। बेहतर होगा तुम जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, शायद कल ही अपने घर। मैं भाई जी के गुस्से का सामना नहीं करना चाहता। अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ गए। उसकी आवाज़ अब कांप रही थी। बोलो चाचा जी, क्या कह रहे हो? नारायण सिंह ने धीरे से कहा और फिर बोला, आप चिंता ना करें, मैं रात को जाऊंगा और वो सड़क देखूंगा। कोई मुझे वहां देख नहीं पाएगा और फिर कल मैं गांव लौट जाऊंगा। ये सुनते ही रामस्वरूप का चेहरा सख्त हो गया। उसने लड़के को जोर से झिझोड़ा और अगले ही पल एक तेज थप्पड़ गूंजा। खामोशी और गहरी हो गई। मैंने क्या किया अब? नारायण सिंह बड़बड़ाया, अपने चाचा के चेहरे पर आए अचानक बदलाव को पूरी तरह ना समझते हुए। और कहीं दूर बर्फीली हवा में किसी अनदेखी चीज के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। मगर वो तो सिर्फ झड़ियों की आवाज़ थी और कुछ नहीं था। अब लालटेन की लौ कांपने लगी और दीवारों पर परछाइयाँ जैसे दिखने लगी थीं। गुस्सा। रामस्वरूप की आवाज़ टूट गई। तुम बड़े ही बेवकूफ़ लड़के। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। उसके होठ कांप रहे थे। आंखें जैसे किसी अनदेखे डर को महसूस कर रही हों। अगर तुम वहां गए, वो घबराते हुए चिल्लाया, तो तुम भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या चाचा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वहां पर जो जाता है लौट कर नहीं आता। उनकी लाश भी नहीं मिलती। लोग कहीं हवा में गायब हो जाते हैं। रामस्वरूप ने उसको घूर कर देखा। इसलिए तुम्हें मना कर रहा हूँ, वहां पर मत जाना। आप क्या बोल रहे हैं? लड़की की आवाज़ में उलझन थी। क्या आप ठीक हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके चाचा मजाक कर रहे हैं या सच में कुछ ऐसा ही जानते हैं जिसके बारे में कोई बोलता नहीं। तुमसे सच कहता हूँ बेटे, वहाँ पर प्रेत घूमते हैं। रामस्वरूप ने कांपती उंगली से इशारा किया। बहुत से लोगों ने देखा है। गोरे लोग भी यही मानते हैं। अब हवा और ठंडी हो गई थी। क्या तुम चाहते हो कि वो प्रेत तुम पर हमला कर दें? उन्होंने चीखते हुए कहा। नारायण सिंह आगे बढ़ा। चाचा प्लीज़ बैठिए, उसने धीरे से कहा। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उन्होंने उसके चेहरे पर एक डर देखा। जैसा आप कहते हैं मैं वैसा करूँगा, नारायण सिंह ने कहा। मैं कल गांव ही लौट जाऊँगा। लेकिन इससे रामस्वरूप शांत नहीं हुआ। उसने कहा, कल? कल तो बहुत देर हो जाएगी। तुम आज ही जा रहे हो? उसने आदेश दिया। अभी सामान पैक करो, 1 घंटे के भीतर। उसकी चाची और चचेरी बहनों ने चुपचाप उसे विदा किया। उसके हाथों में पराठों और अचार का एक पैकेट थमा दिया। 15 किलोमीटर की लंबी सुनसान यात्रा के लिए उसके चाचा ने उसको एक शब्द भी नहीं कहा। नारायण सिंह हैरान था। इतनी बेइज्जती से घर से निकाल दिया जाना, और वो भी रात के इस वक्त। उसे समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वो बर्फ से ढकी पगडंडी पर आगे बढ़ा, उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। आखिर उसके चाचा इतने डरे हुए क्यों थे? ये उनका अपना गांव था, उनका खुद का, और उसे कहीं भी जाने का हक था। वो कोई चोर नहीं था, कोई भिखारी नहीं था। और जहाँ तक उसके गंदे और मैले कुचैले कपड़ों की बात थी, उसने सोचा भी नहीं था कि यही बात उसके लिए इतनी बड़ी गलती बन जाएगी। और फिर उसे जैसे ये लगा कि बर्फ के उस सन्नाटे में किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ठंडी हवा उसके बालों से लगातार टकरा रही थी, लेकिन उसके कपड़ों में कोई बदबू नहीं थी। उसने 1 हफ्ते पहले ही धुले हुए कपड़े पहने थे। फिर भी उसके चाचा का डर ये सोचकर उससे से लाल हो गया। लेकिन उससे और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि जो चाचा यहीं रहते थे, ठीक उत्तराखंड में, जो फिरंगियों के बीच उठते बैठते थे, वो इतने डरपोक कैसे हो सकते थे? किसी ऐसी बकवास कहानी पर यकीन कैसे कर रहे थे? खैर, 8 घंटे से ज़्यादा समय तक वही पहाड़ों के ऊपर घने जमे हुए जंगल में छिपा रहा, देवदारों के बीच।
जैसे ही रात गहराई, उसके पेट में भूख ने दस्तक दी और मन में चिड़चिड़ापन हुआ। उसने चाची के पैक किए हुए पराठे निकाले और पास बहती ठंडी धारा से पानी पिया। पानी बेहद ठंडा था। उसने करीब 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया, फिर धीरे धीरे उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे कुछ हिंदुस्तानी लोग मिले और उन्होंने पूछा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? उन्होंने उसे रोककर सवाल किए। तब नारायण सिंह ने बिना रुके कहा, बस यूं ही घूम रहा हूँ, अपने चाचा का इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर। वो लोग उसे कुछ पल घूरते रहे, फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गए। वो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एक खुले मैदान में पहुंचा, बर्फ़ से ढका, चांदी में चमकता हुआ। यही वो जगह होगी, उसने मन ही मन सोचा। जैसा कि उसके चाचा ने बताया था। अब वो काफ़ी डरने लगा था। वो आगे बढ़ा। उसे अच्छा तो लग रहा था, पर वो एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां पर आसपास कोई नहीं था। इस जगह पर जहां बड़े साहब और मेम साहब घुमा करते थे, अब वो अकेला खड़ा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह इस पूरी जगह का मालिक हो। उसने सोचा, शायद वो किसी अंग्रेज़ साहब को देख पाए, उनके शानदार कपड़े, और फिर लौटकर अपने चाचा से कहे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वो एक पुरानी इमारत के पास पहुंचा। जटिल बनावट, बर्फ़ में जमी हुई दीवारें। वो जितनी प्रभावशाली थी उतनी ही बेहद खामोश। इतनी खामोश कि उसने अपने आप की आवाज़ खुद उसको सुनाई देने लगी। तभी नारायण सिंह ने ऊपर देखा और उसी पर उसे लगा जैसे ये कोई नाटक करने की जगह हो। मगर सुनसान होने की वजह से वो बहुत डर चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। तभी खामोशी को चीरती हुई कहीं से पास से घोड़ों के टापों की आवाज़ आई। टक 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 टक। उसकी सांस अटक गई। उसने अपने चाचा की बात को याद किया, सैनिकों की रात की पेट्रोलिंग। वो मन ही मन बहुत डर गया था। उसने सोचा मुझे छिपना होगा, और उसी पल वो जान बचाकर भागा। लेकिन टापों की आवाज़ पीछे नहीं छूटी। वो और करीब आती जा रही थी। अंधेरे में वो हाथ फैलाकर रास्ता टटोलने लगा। अचानक एक विशाल इमारत के मेन गेट के पास उसे एक रास्ता खुला दिखा। बिना सोचे समझे वो अंदर घुस गया। अंधेरा गहरा और बहुत गहरा था, लेकिन उस वक्त डर से ज़्यादा उसे बस घुड़सवारों से दूर भागना था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं, बस ठंडी हवा। वो अब उस इमारत की एक दीवार के कोने में जाके छुप गया और ये देखने लगा कि घुड़सवार वहाँ पर आते हैं नहीं। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर में वो घुड़सवार वहाँ भी पहुँच गए और अंदर आने की कोशिश करने लगे। नारायण सिंह अब भी छुपा हुआ था। उसने छुपते हुए देखा कि वो 4 घुड़सवार हैं। वो अंदर आने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो चांदनी रात की रोशनी में आए, वो यानी कि नारायण सिंह बहुत बुरी तरह डर गया। उसने देखा कि घुड़सवार हैं तो सही, लेकिन उनके धड़ पे कोई सर नहीं है, यानी कि वो सर कटे घुड़सवार हैं। ये देखकर वो बहुत बुरी तरह डर गया और उसे अपने चाचा जी की बात याद आई, जो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर उस जगह पर रात में नहीं जाना है। अब उसे पता लग चुका था कि चाचा जी ने इतनी हिदायतें उसको क्यों दी थीं। लेकिन ये सब बातें सोचने के लिए अब कोई समय नहीं था। अब उसे पता लग चुका था कि घुड़सवार उसके ही पीछे हैं। वो उस जगह से भी भाग खड़ा हुआ और एक दीवार के पीछे जाके फिर से छुप गया। फिर उसने देखा कि वो घुड़सवार चारों दिशाओं में उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं और उनमें से एक घुड़सवार उसकी तरफ आ रहा है। ये देखते हुए उसने फिर से भागने की कोशिश करी, और अब जब वो भागा तो वो घुड़सवार तेज़ी से उसके पीछे दौड़ने लगा। लेकिन अजीब बात थी, वो पता नहीं एक अजीब सी भाषा बोल रहा था और चिल्ला रहा था। शायद बाकी के घुड़सवारों को बुला रहा था। ये जो भी जगह थी, इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल थी, इसलिए वो यानी कि नारायण सिंह गोल गोल चक्करों में भाग रहा था। अब चारों घुड़सवार उसके पीछे थे, क्योंकि एक ने उन सबको आवाज़ दे के बुला लिया था। वो नज़दीक आते जा रहे थे और नारायण सिंह बहुत बुरी तरह डरता हुआ भागे जा रहा था। वो घुड़सवार नज़दीक और नज़दीक आते जा रहे थे। तभी नारायण सिंह को एक छोटी सी गली दिखी। वो उसमें घुस गया और वो घुड़सवार वहाँ तक नहीं आ पाए। पर फिर भी वो दूसरी तरफ से जब भागा तो एक खुली सड़क फिर से आ गई और फिर से उसे घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। फिर से उनमें से एक घुड़सवार अजीबोगरीब भाषा में चिल्लाया और वो सारे चिल्लाने लगे और उसके पीछे घोड़े लेके दौड़ पड़े। अब नारायण सिंह को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वो कहाँ जाए। वो डर के मारे भागते भागते एक मोड़ पर आकर गिर गया और तब भी वो
घुड़सवार उसके पीछे ही थे। अचानक उसे एक गिरजाघर के घंटे की आवाज़ आई और वो उसी तरफ भागा। उसने देखा कि वहाँ पर एक मोमबत्ती जल रही है। इसका मतलब कोई ना कोई अंदर ज़रूर है। उसने जल्दी से अंदर कूद मारी और दरवाजे को बंद कर दिया। उसने वहाँ पर एक शख्स को देखा जो साफ सफाई कर रहा था। उसने तुरंत उसको सारी कहानी कह सुनाई। तब उसने नारायण सिंह को कहा कि तुम अभी आज रात यहीं रुके रहो और बाहर मत निकलना, मैं बाहर जाके देखता हूँ कि कौन है। वो शख्स बाहर जाके देखने लगा। अंदर आके उसने नारायण सिंह को बताया कि बाहर कोई नहीं है। फिर वो रात भर उसी गिरजाघर में यानी कि चर्च में रुका रहा। सुबह उठते ही उसको उस आदमी के द्वारा चाय और नाश्ता मिला और फिर वो उसे मेन सड़क पर छोड़कर आ गया। नारायण सिंह जल्दी से जल्दी अपने चाचा के यहाँ पहुँचना चाहता था। उसने पगडंडी वाला रास्ता लिया और चाचा जी के घर पहुँचा। वहाँ पर पहुँचते ही उसने सारा किस्सा चाचा जी को बताया। तब उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें उस रात घर जाने के लिए बोला। खैर, अब कुछ दिन यहीं रहो, मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आऊँगा। पर नारायण सिंह ये राज जानने के लिए बेहद उत्सुक था कि आखिर वो थे कौन। तब बार बार पूछने पर चाचा जी ने उसको बताया ये द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक थे और वो पेट्रोलिंग ही किया करते थे। एक बारूदी सुरंग के फटने से वो बेचारे शहीद हो गए थे, मगर उसके बाद बहुत लोगों के साथ उस जगह ऐसे वाक़ये ज़रूर हुए हैं। कुछ के साथ तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर किसी शख्स को पहाड़ी से नीचे गिरने पर मजबूर किया और उसे बहुत चोटें आईं। कुछ लोग बुरी तरह से घायल हुए। बस यही बात है, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि रात में उस सड़क पर नहीं जाना। ये सुनकर नारायण सिंह बेहद उदास हुआ। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे तुम्हें उस शाम घर के लिए नहीं भेजना चाहिए था, पर अब कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन यहाँ रहो और मैं तुम्हें ज़रूर छोड़ कर आऊँगा तुम्हारे घर। ये कहते ही नारायण सिंह और उसके चाचा अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी खामोश रात का राज। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ वो हाई बटन प्रेस करना ना भूलें। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।